ग्वालियर में काउंटिंग से पहले क्या चल रहा है? देखिए, ग्वालियर के एमएलबी कॉलेज में स्ट्रांग रूम है और यहीं पर काउंटिंग होगी। और काउंटिंग से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो दृश्य है कहीं ना कहीं वो ऐसा है कि यहाँ जो एजेंट्स और कर्मचारी हैं उनको प्रवेश दिया जा रहा है। लगातार एजेंट्स और कर्मचारी यहाँ आ रहे हैं जिनकी काउंटिंग में ड्यूटी है और इनको सघन चेकिंग के बाद, सुरक्षा व्यवस्था के बाद इस एमएलबी कॉलेज के इस मतगणना स्थल पर प्रवेश दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर चेतावनियां भी लिखी हुई है। किसी तरह के मोबाइल सहित सभी जो गैजेट्स है वो यहाँ प्रतिबंधित है और सबके निकलवाया जा रहा है। इसके साथ ही आप देखिए, ये लगातार जो चेकिंग चल रही है, इस चेकिंग में मोबाइल की सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि मोबाइल लेकर लोग आ रहे हैं, उनको मोबाइल को हटाया जा रहा है। और आपको बता दें कि यहाँ 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। उसके लिए सभी अधिकारी कर्मचारी अब लगभग प्रवेश कर चुके हैं। इसके साथ ही जो पार्टियों के एजेंट्स हैं, एजेंट्स भी जो है यहाँ अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आपको बता दें कि ग्वालियर चंबल अंचल की जो 4 सीटें हैं, इन सीटों पर तगड़ा मुकाबला है। ग्वालियर की बात करें तो यहाँ भारत सिंह कुशवाहा बीजेपी के, उनका मुकाबला प्रवीण पाठक से है। दोनों ही विधानसभा चुनाव हारे थे 2023 में। और इसके अलावा देखें तो गुना की जो सीट है वो सबसे अहम सीट है, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री खुद मैदान में है। उनका सामना राव यादवेंद्र सिंह से। इसके अलावा भिंड की बात करें तो यहाँ संध्या राय को बीजेपी ने उतारा। उनका मुकाबला फूल सिंह बरैया जो वर्तमान विधायक है भांडेर के कांग्रेस के, उनसे है। इसके अलावा मुरैना में भी कड़ी टक्कर है, जहां सत्यपाल सिंह सिकरवार नीटू कांग्रेस से है। इसके अलावा बीजेपी से शिवमंगल सिंह तोमर है और उसके साथ ही रमेश गर्ग जो बीएसपी से वहां चुनाव लड़ रहे हैं। तो चारों सीटों पर महत्वपूर्ण लड़ाई है और यही वजह है कि आज जब 8 बजे से ईवीएम स्ट्रांग रूम से बाहर निकलेगी और मतगणना कक्षों में पहुंचेगी। इसके साथ ही ईवीएम के साथ ही पोस्टल बैलेट की गिनती भी, देखिए ग्वालियर में ईवीएम और पोस्टल बैलेट की गिनती एक साथ शुरू होगी, क्योंकि पोस्टल बैलेट के लिए एक अलग से कक्ष बनाया गया है जिसमें सभी पोस्टल बैलेट जमा करके रखे गए हैं, उनकी गिनती होगी। तो कलेक्टर का दावा है कि लगभग 9 बजे तक पहला रुझान ग्वालियर में आने की उम्मीद है। तो आप देख सकते हैं कि जो एजेंट्स और कर्मचारी हैं उनको सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ मतगणना स्थल में प्रवेश दिया जा रहा है। और थोड़ी ही देर बाद जब ये सब प्रवेश कर चुके होंगे अंदर, तो उसके बाद काउंटिंग से रिलेटेड तैयारियां शुरू हो जाएगी। ईवीएम स्ट्रांग रूम से निकालकर जो 12 कक्ष बनाए गए 6 विधानसभा सीटों की मतगणना के लिए, गिनती के लिए, तो वहां पहुंचाई जाएगी। और हर एक मतगणना कक्ष में आप देख सकते हैं कि 11 से लेकर 14 तक टेबलें लगाई गई है और जहां सभी अधिकारी और कर्मचारी, लगभग 750 से ज़्यादा अधिकारी कर्मचारी यहाँ तैनात किए गए हैं। 1000 से ज़्यादा पुलिस बल लगाया गया है पूरा मतगणना स्थल और उसके आसपास। और यहाँ खास तौर पर गर्मी जो देख सकते हैं कि 44 डिग्री तापमान चल रहा है, तो यहाँ डॉक्टरों की भी व्यवस्था की गई है। अस्थायी अस्पताल भी बनाया गया है जहाँ 2 बेड की व्यवस्था है। इसके अलावा गर्मी से बचाव के तमाम साधन और स्पेशलिस्ट यहाँ मौजूद रहेंगे। तो निश्चित तौर पर तैयारियां पूरी है। अब 9 बजे तक संभवतः ग्वालियर से पहला कि ये जो बड़ा रुझान, ये वहां पर जो कैंडिडेट्स हैं या जो एजेंट्स हैं वहां पर मौजूद हैं, उन्हें गर्मी लगेगी काउंटिंग खत्म होने के बाद। वो डिपेंड करता है कि कौन जीतता है कौन हारता है, उसके बाद किसको कितनी गर्मी लगती है, किसको कितनी ठंडक, वो ज्यादा तय हो पाएगा। क्योंकि आज का जो दिन है निश्चित रूप से सुशील एक ऐसा दिन है कि आपने युद्ध लड़ लिया है, अब आज परिणाम घोषित होंगे और वो जो एक हार्ट बीट के साथ, एक एक्साइटमेंट के साथ, एक थोड़ी नर्वसनेस वो सभी महसूस कर ही रहे होंगे। लेकिन सुशील, अगर बात करें, आपने तमाम इंतजामों की बात की है, कितने राउंड की वोटिंग, सॉरी माफ कीजिएगा, काउंटिंग यहाँ पर उन्हें 7 चरणों में रिपोर्टिंग की है, तो इसलिए वो वोटिंग बार बार निकल रहा है। कितने राउंड यहाँ पर काउंटिंग के लगेंगे और उसमें अभी आखिरी समय कितना माना जाएगी, कब तक यहाँ पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें ग्वालियर लोकसभा सीट की, तो ग्वालियर जो मुख्यालय है मतगणना स्थल एमएलबी कॉलेज, यहाँ पर ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा सीटों की गिनती हो रही है। इसके अलावा पोहरी और करेरा जो शिवपुरी जिले की विधानसभा सीटें हैं, उनकी ईवीएम के मतों की गणना शिवपुरी जिला मुख्यालय पर होगी। तो माना जा रहा है कि 9 बजे से पहला राउंड का रुझान आना शुरू होगा। लगभग 13 राउंड के करीब यहाँ गिनती होना है और पहला रुझान 9 बजे के करीब आने की उम्मीद है। और लगभग अगर देखिए मुकाबला अगर एक तरफा रहा तो आप मान सकते हैं कि 2 बजे तक नतीजे लगभग ठोस नतीजे सामने आने लगेंगे। और अगर मुकाबला कांटे का रहा तो निश्चित तौर पर ये जो नतीजे हैं वो शाम तक के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपने जैसा कि कहा कि गर्मी
तो निश्चित तौर पर लोगों को सता ही रही है, लेकिन सबसे ज्यादा गर्मी का असर होगा कि जब नतीजे आएंगे। नतीजे आने के बाद अयोध्या से सुशील एक तस्वीर दिखा रहे दर्शकों को, वो भी समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए पूजा पाठ हवन चल रहा है और क्योंकि नतीजों के पहले एक पॉजिटिविटी को बनाए रखने के लिए और सकारात्मक ऊर्जाओं को अपने इर्द गिर्द रखने के लिए हवन पूजन का जो सिलसिला है वो दिखाई दे रहा है। हालांकि सुशील आप बता रहे हैं, और ये यज्ञशाला है, हनुमत यज्ञशाला, अयोध्या से तस्वीर दिखा रहे हैं। विनीत भी हमारे सहयोगी साथ जुड़े हैं। विनीत, पूजा पाठ का सिलसिला हम देख रहे हैं अलग अलग जगहों पर, वहां पर पूड़ियां क्या तल चुकी है और क्या मूवमेंट नजर आ रहा है वीआईपीज का, कहां पर है और कुछ हलचल? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय की बात करें तो बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में जिस तरह से मैंने पहले तस्वीरें दिखाई थी जिसमें पूड़ियां तली जा रही थी, लड्डू बनाए जा रहे थे, साथ ही साथ अगर इस वक्त की हम बात करें, यहाँ पर हम बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय के अंदर ही है लेकिन सामने वाले तरफ में है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारी जो है वो यहाँ पर की गई है। यहाँ पर सामान्यतया जिस तरह से अगर हम देखें जो चुनाव परिणाम आते हैं उसके बाद जीत का जो जश्न मनाया जाता है वो इसी जगह मनाया जाता है, और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर आते हैं, वो लोगों से अब मिलते हैं, जो कार्यकर्ता हैं या फिर बड़े नेता हैं उनसे मिलते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बड़ी एलईडी स्क्रीन भी जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। तो साफ तौर पर बीजेपी में जो है वो बीजेपी के जो नेता हैं वो काफी उत्साह में हैं, पूरी तरह से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जो है वो भी उनमें नजर आ रहा था। इसके साथ ही साथ जिस तरह से एग्जिट पोल के जो रिजल्ट आए हैं, रुझान आए एग्जिट पोल के, उसके बाद से बीजेपी कार्यकर्ताओं की बात करें या बीजेपी नेताओं की बात करें तो वो यहां पर मैं काफी कॉन्फिडेंट है, और इसी को लेकर के तमाम तैयारी जो है वो यहां पर मैं की जा रही है। बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में तमाम तैयारी जो है वो की जा रही है। हालांकि यहां पर अभी अगर बड़े नेताओं की बात करें तो बड़े नेता जो हैं वो अभी पार्टी राष्ट्रीय मुख्यालय में नहीं आए हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव परिणाम जो है वो आते जाएंगे, चुनावों पर के जो वोटों की गिनती आगे बढ़ती जाएगी, जो रुझान है वो साफ होते जाएंगे, तस्वीरें साफ होती जाएंगी, यहीं पर पार्टी राष्ट्रीय मुख्यालय में जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो आने लगेंगे। एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि चुनाव परिणामों को लेकर के जिस तरह से हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक की थी, और उसके बाद फिर बड़ी बैठक जो है वो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई थी, जिसमें कुछ राष्ट्रीय महामंत्री भी मौजूद थे, साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। तो साफ तौर पर चुनाव बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे कि कौन कहां पर है इस वक्त और क्या हलचल है दिल्ली में, क्योंकि यहां तक ही पहुंचने के लिए तमाम जो नेता है और भी ज्यादा कोशिशें मेहनत आशीष करते हैं। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, सुशील भी आप भी बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे जानकारी लेते रहेंगे। अब आपको दिखाएंगे छत्तीसगढ़ में किसके बीच कहां मुकाबला है और कौन से वो दो बड़े चेहरे हैं जिनके बीच बिग फाइट होने वाली है। और बिग फाइट की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में वो सीट्स जहां पर बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर कांटे की रह सकती है वो कम ही है। हालांकि छत्तीसगढ़ सरगुजा सीट की अगर बात करें तो चिंतामणि महाराज बीजेपी के उम्मीदवार हैं, शशि सिंह कोराम जो है वो कांग्रेस पार्टी की इंडिया गठबंधन की इस बार उम्मीदवार रही हैं, और सरगुजा सीट पर इनके बीच कितनी टक्कर होगी आप इनका राजनीतिक कद देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं। रायगढ़ की भी बात कर लेते हैं, राधेश्याम राठिया वर्सेस डॉक्टर मेनका देवी सिंह। यहां पर आप देखिए जो फीमेल कैंडिडेट्स है वो आप देखेंगे बहुत ज्यादा, और इसके अलावा जांजगीर चांपा की भी बात कर लेते हैं। जांजगीर चांपा से शिव कुमार डहरिया अपने बयानों से चर्चा में रहे, कांग्रेस पार्टी ने इन्हें उम्मीदवार बनाया। यहां कमलेश जांगड़े से इनकी टक्कर अब देखना होगा, हालांकि राजनीतिक अनुभव यहां पर कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट का ज्यादा है। और ये दो महिला कैंडिडेट्स आप देखिए जिन्हें आपने चुनाव में बयानों को लेकर सुर्खियों में देखा होगा, कोरबा से सरोज पांडे और ज्योत्सना चरणदास महंत, दोनों के ही बीच कड़ा मुकाबला, कड़ी फाइट है, और काउंटिंग के बाद ही पता चल पाएगा नतीजे क्या है। बिल्कुल वंशिका, ये एकमात्र सीट ऐसी है जिसके बारे में अभी तक कोई भी पूर्व घोषणा नहीं की गई। बिलासपुर की बात करें तोखन साहू बीजेपी के उम्मीदवार हैं बिलासपुर से, और देवेंद्र यादव की यहां उनसे फाइट है। ये सीट जो ऐसी है कि राजनीतिक अनुसार उम्र के आसपास दोनों ये फाइट बहुत फेयर लगी मुझे इस सीट पर, जहां तोखन साहू और देवेंद्र के बीच जो फाइट है वो ज्यादा दिलचस्प है देखने में। और अब बात राजनांदगांव की करेंगे। देखिए पूर्व मुख्यमंत्री यहां भूपेश बघेल कैंडिडेट है कांग्रेस पार्टी के वर्सेस संतोष पांडे।
तो ये दोनों के बीच ही कड़ा मुकाबला है और बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के कैंडिडेट्स की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दुर्ग की भी बात कर लेते हैं। विजय बघेल और साथ ही राजेंद्र साहू के बीच भी कड़ा मुकाबला निश्चित रूप से। और छत्तीसगढ़ की इन सीटों की अगर बात करें तो ये सीटें वो सीटें हैं जो एक एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है। और ये देखिए युवा बनाम अनुभवी रायपुर से छत्तीसगढ़ की वो सीट जहां पर बृजमोहन अग्रवाल जो कि लंबा अपना राजनीतिक अनुभव लेकर चुनावी मैदान में, वहीं विकास उपाध्याय एक युवा सोच, एक युवा ऊर्जा के साथ यहां पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने रायपुर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा। महासमुंद से रूप कुमारी चौधरी और ताम्रध्वज साहू दोनों के ही बीच मुकाबला और यहां पर रूप कुमारी चौधरी वर्सेस ताम्रध्वज साहू के बीच है मुकाबला। कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट है ताम्रध्वज साहू और बीजेपी की कैंडिडेट रूप कुमारी चौधरी। इसके अलावा अगर बात करें बस्तर की तो ये बस्तर सीट जो 2019 में कांग्रेस के पास थी, जहां से कवासी लखमा जो है प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी की और महेश कश्यप बीजेपी के कैंडिडेट है, यहां पर भी मुकाबला जबरदस्त निश्चित रूप से। और ये बस्तर की सीट अब किसके खाते में जाएगी अंशिका, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन कांकेर लोकसभा सीट की अगर बात करें तो भोजराज नाग को यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है वीरेश ठाकुर के सामने। और भोजराज नाग की जो स्वीकार्यता वहां के लोगों में, उसके कई अलग अलग कारण गिनवाए जाते हैं, लेकिन लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग किसे चुनते हैं उसके अपने कारण होते हैं। किसको कोई वोट क्यों करता है अंशिका, उसके लिए भी लोग कुछ क्राइटेरिया, कुछ यहां आधार तय करते हैं। और ऐसे में वीरेश ठाकुर और भोजराज नाग के बीच जो मुकाबला है वो देखना दिलचस्प होगा कि ये रुझानों से किस ओर जाना शुरू होता है। क्या परिणाम आते हैं। काफी चर्चा में रहा, जहां 29 नक्सलियों को जवानों ने ढेर किया, ये बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के हाथ लगी। इससे भी काफी ज्यादा सुर्खियों में कांकेर बना रहा। वोट परसेंटेज बहुत अच्छे थे कांकेर के, जहां पर बढ़ चढ़कर वहां की जनता ने हिस्सा लिया, वोट डाला। तो ये जो सीट है ये इसलिए भी हाई प्रोफाइल हो जाती है। बीजेपी की तरफ से भोजराज नाग को आपने देखा होगा कई बार, और इसके साथ ही वीरेश ठाकुर चुनाव के पहले कई बार वो मंच से नजर आए हैं, लोगों के बीच वो पहुंचते हुए नजर आए काफी अनोखे अंदाज में। तमाम नेताओं को हमने देखा। रायगढ़ की भी बात कर लेते, राधेश्याम राठिया और डॉक्टर मेनका देवी सिंह दोनों के ही बीच कड़ा मुकाबला। तो ये वो बड़े चेहरे हैं, बड़ी सीट्स है जहां पर बिग फाइट होगी और वोटिंग कुछ ही समय बाद